हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन होमोजीनस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब हमको देखना है नॉन होमोजीनस वाला पार्ट। अभी कई सारे लोग बोलेंगे सर ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सिर्फ 2011 में एक बार क्वेश्चन पूछा था। अग्रीड, लेकिन आगे जाके एक टॉपिक में इसका एक पार्ट आपको यूज आ सकता है, करके वाला टॉपिक भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। 2011 में एक बार क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है हमारे यूपीएससी में। फिर भी देख लेते हैं इसको। तो पहले लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल equation with constant coefficient is known as non-homogeneous linear partial differential equation if the order of all partial derivatives are not इक्वल। मतलब अभी तक आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, हम लोग होमोजीनियस के क्वेश्चन देख रहे थे। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर है तो यहाँ पे डी डी डैश वाली टर्म आती थी, फिर डी डैश का स्क्वायर आता था, तो इसका ही पावर टू था। ये वन इंटू वन है, यहाँ पे भी पावर हो जाएगा टू, यहाँ पे होगा टू। है पक्के में याद है ना, जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई होते तो उनका डिग्री निकालने के लिए आप उनके पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हर एक टर्म का डिग्री कितना आ रहा था, टू आ रहा था। लेकिन अगर एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, डी क्यूब माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है सपोज क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे आप देखो, एक टर्म में आपको ऑर्डर दिख रहा है थ्री, दूसरे इसमें दिख रहा है टू, एक दिख रहा है वन। तो ये पूरे के पूरे सेम है क्या, नहीं है। तो इस टाइप के इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड्यूसिबल और दूसरा होता है इरेड्यूसिबल। तो वो भी लिख लीजिए। रेड्यूसिबल किसको बोलते हैं एंड इरेड्यूसिबल किसको कहते हैं। पहले रेड्यूसिबल क्या है, लीनियर डिफरेंशिएबल ऑपरेटर एफ डी डी डैश इज known as reducible if it can be written as the product of linear factors of the form AD plus BD dash plus C with A, B, C as constant। तो आपका इरेड्यूसिबल कौन सा रहेगा, जो रेड्यूसिबल नहीं है, तो वो भी लिख लीजिए। एफ डी डी डैश इज known as
irreducible if it is not reducible। देखिए दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं कुछ इस तरीके से, डी स्क्वायर माइनस डी डाई स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिमस बैठ जाए शांति से, तो आप इसको क्या लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते क्या, डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप देखिए वाले टर्म का पावर कितना दिख रहा है आपको, 1। वाले टर्म का पावर कितना दिख रहा है, 1। तो ये कौन से टाइप की हो गई, रेड्यूसिबल। क्यों, क्योंकि आप इनको फैक्टर बना पा रहे हैं, वो भी कैसे, लीनियर। ऐसे फैक्टर जिनका एटमोस्ट पावर कितना हो सकता है, 1। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी आ गई तो भी हमको चलता है। लेकिन अगर मैं आपको एक टर्म कुछ इस तरीके से दे देता हूं, डी क्यूब माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप देखिए यहाँ पे आप इसके फैक्टर निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। क्यों, हमको ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला मालूम है क्या, नहीं मालूम। करके कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, इररेड्यूसिबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको रेड्यूसिबल इररेड्यूसिबल के बीच में फर्क समझा होगा। जिसके आप फैक्टर एटमोस्ट पावर 1 पे बना पाते हैं वो होते हैं आपके रेड्यूसिबल, और जिनके आप नहीं बना पाते वो होते हैं इररेड्यूसिबल। अब आपको दोनों के लिए सीएफ निकालना आना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए लिखते हैं पहले, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग CF ऑफ reducible non homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे, फिर मैं आपको उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। पहले लिख के रख लो ताकि आपको अगर बाद में कहीं पढ़ना है तो रेफरेंस के लिए आपके पास लिखा हुआ रहना चाहिए। तो अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है एफ डी डी डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, जहां पे आप एफ ऑफ डी डी डैश को क्या लिख सकते हो, इनटू लीनियर फैक्टर्स, यानी पावर 1 या कांस्टेंट टर्म वाले फैक्टर आप इनके बना पा रहे हैं। तब आप क्या क्या लिख सकते हैं, पहला रूल रहेगा आपके लिए करस्पॉन्डिंग टू ईच नॉन रिपीटेड फैक्टर, जो है बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी, द पार्ट of CF is taken as e to the power cx upon b phi of by प्लस ax। तो रहेगा आपके लिए पहला फॉर्मूला कि अगर आपके फैक्टर कैसे हैं, नॉन रिपीटेड फैक्टर है यानी यूनिक आ रहा है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी, तो उसका पार्ट ऑफ सी एफ क्या आएगा, e टू द पावर सी एक्स अपॉन बी फाई ऑफ बी वाई प्लस ए एक्स। मतलब क्या करना है आपको, पहले तो जो भी कांस्टेंट टर्म दिया है उसका साइन चेंज करके x के साथ लिखना। किसके साथ लिखा आपने, x के साथ। तो x का जो भी कोएफिशिएंट है क्या है यहाँ पे, b, तो उससे कर दिए डिवाइड। फाई के अंदर हमेशा अपोजिट वाला रूल याद रखना। देखो b है, उसके बाद क्या है, d है। d क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आया y। माइनस साइन है तो उसके जगह आया प्लस। a इंटू डी डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह आ गया x। आया। उसके बाद सेकेंड, अच्छा इसमें 1 का है, 1 का भी ऐसा करके लिखा है, हम भी वैसे लिख लेते हैं। 1 का है, इफ
इसमें सी की वैल्यू हो जाए 0, देन सी एफ क्या आएगा, सी का वैल्यू अगर 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, ई का पावर 0 कितना होता है 1, तो क्या बनेगा फैक्टर फाई ऑफ बी वाई प्लस ए एक्स बनेगा 1 का बी। यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया हम, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे b 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज याद रखना, b कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर आपको x के टर्म में लिखना है तो। इफ a इक्वल टू 0 हो जाए देन सी एफ क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू 0 करना है, a पहले वाली टर्म में कहीं पे है क्या, नहीं, तो आ जाएगा e टू द पावर सी एक्स अपॉन बी, फाई ऑफ a की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ b वाई आएगा। और 1 का सी लास्ट कि अगर a और c दोनों के दोनों 0 हो जाए एंड b की वैल्यू आ जाए 1, देन सी एफ आपका आएगा फाई ऑफ वाई, क्यों, a 0 हो गया तो ये हट गया, c 0 हो गया तो वाली टर्म हट गई, सिर्फ क्या बचा फाई ऑफ बी वाई, और b की वैल्यू क्या लिया आपने 1, तो क्या सी एफ की वैल्यू फाई ऑफ वाई आया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सेकेंड, टेंशन मत लो, सिर्फ पहले लिख लो, आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, जैसे ये बाकी चीजें आ गई ना वैसे ये भी आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड फैक्टर बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी टू द पावर आर द पार्ट ऑफ सी एफ क्या आएगा इसका। अब देखो यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको लॉजिक सेम लगाना है, क्या लिखते पहले ई लिखते, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस था तो आ जाएगा प्लस, उसके साथ आपने चिपका दिया एक्स को चिपकाया तो एक्स वाले का कोएफिशिएंट देखो डी है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका कोएफिशिएंट क्या है बी, तो उससे कर दिया आपने डिवाइड कर दिया, पहले यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फाई 1। अब बताइए यहाँ पे क्या करते, फाई के अंदर हमेशा उल्टा लॉजिक लगाना, तो बी जैसा था वैसा, डी है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसकी जगह आएगा वाई, माइनस साइन की जगह प्लस, ए डी डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स आया। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रही है, आर टाइम्स हो रही है, तो जब भी वैल्यू रिपीट होती है आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो किया एक्स मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या आएगा फाई टू ऑफ बी वाई प्लस ए एक्स, फिर एक्स स्क्वायर आएगा फाई थ्री ऑफ बी वाई प्लस ए एक्स, ऐसी कितने बार वैल्यू रिपीट हो रही है, आर टाइम, तो आखिरी वैल्यू क्या आएंगी फाई आर बी वाई प्लस ए एक्स। लेकिन आप देखो जब यहाँ पे 2 था तो x का पावर आया 1, 3 था तो x का पावर आया 2, तो जब यहाँ पे r है तो x का पावर क्या आएगा r माइनस आएगा, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे तो याद होगा फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई n क्या है, सब आर्बिट्ररी फंक्शंस है, याद रहेगा, उन्हीं लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ तक समझ गए सब पक्के में। तब इनमें ये सब तो फिर से लिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाले लॉजिक अगर c 0 हो जाएगा तो c के जगह 0 लिखेंगे, ये सब सिर्फ ये लिखाता हूं इसमें, समझ गया पक्के में। थर्ड, corresponding to each non repeated लीनियर फैक्टर जो कुछ इस तरीके से है बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी, आप सी एफ को y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, आप सबसे पहले लिखेंगे e टू द पावर, लिखेंगे c वाली वैल्यू आ जाएंगी माइनस
सी एक्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट क्या है ए, तो आ गया ए। सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, हमने क्या किया पहले साइन को चेंज किया तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, फिर जो लास्ट कोएफिशिएंट था क्या था माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई किया y के साथ, x नहीं आएगा यहाँ पे y आएगा, किया तो हम किसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे y के कोएफिशिएंट से, वो क्या था माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो क्या बचा माइनस सी वाई अपॉन ए बचा। अंदर क्या आएंगी वैल्यू 5। सेम लॉजिक लगाओ, क्या करते अंदर अलग लिखते हैं, तो b आ गया जैसा था वैसा, d है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आ गया y, माइनस के जगह प्लस, a टाइम d डैश होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह आ जाएगा x आएगा, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा पक्के में, दोनों का लॉजिक सेम है। यहाँ पे भी आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस सी था तो आपने क्या किया e के ऊपर पहले माइनस साइन डाला, फिर जो वैल्यू थी क्या थी माइनस सी, फिर उसके साथ चिपकाया x अपॉन, फिर आपने क्योंकि x लगाया तो x का कोएफिशिएंट देखेंगे क्या था b, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, था e टू द पावर सी एक्स अपॉन b आया। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, e था माइनस साइन हमने पहले डाला, हम पहले कांस्टेंट टर्म देखते क्या है माइनस सी, उसके साथ मैंने चिपका दिया y को, तो मैं किसका कोएफिशिएंट देखूंगा y वाली टर्म का, क्या है माइनस है, तो माइनस से आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या है माइनस सी वाई अपॉन ए। तो हम ये फॉर्मूले याद करने के बजाय क्या याद करने वाली, ये चीज समझ में आ रहा है आपको, आपको क्या करना है माइनस साइन डालना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन जो भी वैल्यू रही वो लिखना है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते, है ना। लास्ट लिखो, यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्या जीरो नहीं होना चाहिए ए, यानी जब आप किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ये लिखने का जरूरी है, हम अगर x को ले रहे हैं तो x का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी b जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम y के टर्म्स में लिख रहे हैं तो हमारा जो y का कोएफिशिएंट है जो है a, वो जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। करस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड फैक्टर्स bd माइनस ए डी डैश माइनस सी टू द पावर r, सी एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर से, e का पावर आता है, माइनस साइन आता है, c का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस सी, d का कोएफिशिएंट क्योंकि हम यहाँ पे y डालने वाले हैं, y के सामने का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ए, तो आ गया माइनस ए, आ गया माइनस माइनस हो गया यहाँ से कैंसर, तो बनी सेम वैल्यू e टू द पावर माइनस सी वाई अपॉन ए बना। अब फर्क कहां पे आएगा 5 के अंदर, तो पहला 5 वन एज इट इज आ गया, क्या रहेगा b, d है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह आ जाएगा y, माइनस साइन के जगह प्लस a, d डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसके जगह आ जाएगा x। अब आप देखो आप किसके टर्म्स में लिख रहे हैं इसको, y के टर्म्स में। जब आप x के टर्म्स में लिख रहे थे तो फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था x से, जब आप y के टर्म में लिख रहे तो फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई होगा y से, फाई टू ऑफ बी वाई प्लस एक्स, ऐसा चलते जाएंगे कब तक, जब तक आखिर वैल्यू नहीं आती, क्या आएंगे वाई टू द पावर आर माइनस वन फाई आर बी वाई प्लस एक्स, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, याद रखेंगे पक्के में। तो ये चीज तो आपको समझ रही होंगी ना, कि जैसे अपन यहाँ पे बाकी चीजें लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे सी एफ की वैल्यू ए जीरो लिए थे तो क्या रहती बी वाई के टर्म्स में, वैसे अगर मैं यहाँ पे b को जीरो ले लूंगा तो फाइव का में आएगा आपका ax के टर्म में आएगा क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या कह रहा हूँ, इसके ऊपर अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे थोड़े से जो कंसेप्ट जो भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाए। देखिए जैसे आपको अगर कह रहा है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ऐसा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं आप, तो आप लिखेंगे डी स्क्वायर
माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता? ए प्लस बी यानी डी प्लस डी डैश इंटू ए माइनस बी यानी डी माइनस डी डैश प्लस अंदर क्या है वैल्यू? डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डी माइनस डी डैश है, यहाँ पे भी डी माइनस डी डैश है, निकाल लो कॉमन, तो डी माइनस डी डैश निकल गया कॉमन। तो पहले वाले ब्रैकेट से क्या बचा? डी प्लस डी डैश, और दूसरे ब्रैकेट से तो पूरी वैल्यू निकल गई, तो क्या बचा? प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर बने, देखो इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, यानी लीनियर है। इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, यानी ये भी कैसी है? लीनियर है। दोनों लीनियर फैक्टर बना पा रहे हैं, यानी रेड्यूसेबल का क्वेश्चन है, तब आप इसका लिखेंगे CF, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड है 0, तो आपका फाइनल आंसर कैसे इक्वल रहेगा? सिर्फ और सिर्फ CF से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा? Z इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ CF से, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो PI कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो चलिए अभी पहले टर्म के लिए देखते हैं। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं। तो यहाँ पे E की वैल्यू आएंगी क्या? नहीं आएंगी, क्योंकि E के पावर में पहला क्या रहता है? C। या तो X बनाओगे या तो Y बनाओगे, दो में से कोई एक, लेकिन C आता है। C की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या होता? 0। तो E का पावर आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? फाइव वन ऑफ कंसेप्ट लगाओ। D क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X, तो उसके जगह आ जाएगा Y, माइनस के जगह प्लस डी डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके जगह आ जाएगा x। पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इजी था। दूसरा वाला देखो, प्लस ये हो गया a b c हो गया। तो देखो क्या करते थे? e का पावर सबसे पहले जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ चिपका दो माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या? कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, उसके पीछे मैंने लगा दिया x, क्योंकि यहाँ पे a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। मैं x के टर्म में भी ला सकता हूँ, y के टर्म में भी ला सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड x के टर्म में लिखते हैं, तो मैं x लिख रहा हूँ, ठीक। तो x का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट क्या रहता है? a, क्या है वैल्यू? 1। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e का पावर माइनस x, लिख सकता हूँ। देख रहे कितना आसान है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? e लेना, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके सामने माइनस साइन डाल देना, x लिख देना, और डिवीजन में क्या कर देना? जो भी x का कोएफिशिएंट है वो लिख देना। अब आप ये मत बोलना सर आपने यहाँ पे माइनस सी लिखा है, पर आपने फॉर्मूले में प्लस सी लिखा है। लिखा है फॉर्मूले में प्लस सी, कहाँ गया फॉर्मूला? हाँ, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूले में प्लस सी लिखा, बट प्लस सी कब है? जब यहाँ पे माइनस साइन है। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस साइन। यानी आपको हमेशा कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। उसके साथ मैंने चिपकाया x, जब तक हो सके x ही चिपकाना। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? d रहता पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 से डिवाइड करो, कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। phi2 ऑफ फिर द सेम कंसेप्ट, d है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह आ गया y, प्लस साइन के जगह आ गया माइनस साइन, d डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके जगह आ गया x, where phi1 and phi2 are arbitrary functions। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इसमें कुछ भी हार्ड है क्या? इजी है टॉपिक, बस आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है। वो कंसेप्ट आपका जब तक आता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर बी डी डैश z इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे आप। हियर क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर बी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता? a प्लस बी, यानी डी प्लस
ए डी डैश इंटू ए माइनस बी यानी डी माइनस ए डी डैश है, क्योंकि ए स्क्वायर डी स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ कर सकते क्या आप, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, प्लस 2 को बाहर निकाल दो। यहाँ पे a है उसका स्क्वायर है, a को बाहर निकाल दो। यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, b को बाहर निकाल दो। तो अंदर क्या बचा, पहले वाली टर्म से बचा d, कौन सा साइन है प्लस, दूसरी वाली टर्म से बचा a और d, तो आ गया a d डैश इंटू जेड इक्वल्स टू 0। दोनों में कुछ सेम दिख रहा है, d प्लस ए डी डैश, d प्लस ए डी डैश, तो यहाँ से मैंने d प्लस ए डी डैश को निकाल लिया कॉमन। तो पहले वाले टर्म से क्या बचा मेरे पास, d माइनस ए डी डैश, और यहाँ से क्या बचा प्लस 2ab बचा इंटू जेड इक्वल्स टू 0। आ गया। अब देखो लीनियर फैक्टर बन गया, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 कांस्टेंट, यानी दोनों के दोनों कैसे फैक्टर बन गए, लीनियर। रेड्यूसिबल का क्वेश्चन है, तब आप क्या लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं कि पी आई 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो जेड सिर्फ और सिर्फ कैसे इक्वल रहेगा सी एफ से, सिंस पी आई की वैल्यू आएंगी 0। कर सकते हैं ऐसा। चलिए अब गौर से देखो, यहाँ पे पहले वाले में कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं, तो e के पावर में कांस्टेंट टर्म आता था वो है 0, तो e का पावर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आ गया फाइ 1 ऑफ d क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह y, फाइ के अंदर हर एक चीज उल्टी होती है, प्लस के जगह माइनस, a जैसा था वैसा d डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसके जगह आ जाएगा x, आ गया प्लस। अब सेकेंड फंक्शन में आते हैं हम लोग, सेकेंड फंक्शन के लिए क्या दिख रहा है आपको, d माइनस ए डी डैश 2ab, ये कांस्टेंट टर्म है, तो पहले तो आता है e का पावर, पहले माइनस साइन डाल देना क्योंकि साइन चेंज करना है, कांस्टेंट टर्म क्या है 2ab। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं x भी ला सकता हूं, यहाँ पे मैं y में भी आंसर लेके जा सकता हूं। अगर मैं y लिखूंगा तो मेरे को y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं x लिखूंगा तो मेरे को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड होगा क्या, नहीं। अगर मैं लेता e टू द पावर माइनस 2ab y, तो मैं y का कोएफिशिएंट देखता, वो क्या है माइनस है, तो उस केस में माइनस माइनस कट जाता, a कट जाता, तो क्या बचता 2by बचता उस केस में, समझा। तो यहाँ पे क्या आएगा फाइ 2 ऑफ, फिर से सेम चीज, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह y, माइनस के जगह प्लस a, d डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह x आएगा, वेयर फाइ 1 एंड फाइ 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। हार्ड तो नहीं लग रहा, समझ रहा है पक्के में। तो आपको उतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, बस ये ट्रिक याद कर लो। सॉल्व आर प्लस 2s प्लस टी प्लस 2p प्लस 2q प्लस z इक्वल्स टू 0। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर जो चीज दी हुई है आपको क्या दिया हुआ है, r प्लस 2s प्लस टी प्लस 2p प्लस 2q प्लस z। r क्या होता है, r एस टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो r क्या होगा डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस 2s क्या होगा डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई, प्लस t क्या होगा डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर, प्लस 2p क्या होता है डेल z अपॉन डेल x, प्लस 2q क्या होता है डेल z अपॉन डेल y प्लस z इक्वल्स टू 0 होगा। फिर अगर आप लोगों को याद हो, जहां जहां पे डेल बाय डेल एक्स रहता है हम उसके जगह लिखते हैं कैपिटल D, और जहां जहां पे डेल बाय डेल वाई होता है उसके जगह हम लिखते हैं कैपिटल
डी डैश। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, कैपिटल डी उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी डेरिवेटिव जेड पे लग रहा है, जेड को निकाल लेंगे कॉमन, 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा डी डैश, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा डी डैश, उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 2 टाइम डेल अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो गया डी, प्लस 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा डी डैश, प्लस जेड को अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे सबसे बाहर आ गया आपका जेड इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बनाना है आपको, कुछ दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को निकाल लो बाहर तो हो जाएगा डी प्लस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। फिर से कोई फॉर्म दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या ए की वैल्यू क्या है डी प्लस डी डैश प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, उसका क्या है हमारा होल स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या रहता z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन को x के टर्म में भी लिख सकते हैं y के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं है, यानी d का कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है, d डैश का कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता, जहां तक हो सके x में लिखने की कोशिश करना, तो आ गया e टू द पावर, याद है क्या करते कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज करते, क्या है कांस्टेंट टर्म 1, तो यहाँ पे 1 की जगह लिख दिया -1, मेरे को लिखना है आंसर इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं किसका कोएफिशिएंट देखूंगा x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, x का कोएफिशिएंट बोल रहा तो किसका देख रहा हूँ d का, क्योंकि d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसका कोएफिशिएंट क्या था 1 था, e टू द पावर -1 अपॉन 1 x यानी e टू द पावर -x आ गया। यहाँ पे 2 बार वैल्यू रिपीट हो रही है, तो पहला आएगा 5 1, क्या है वैल्यू, जब भी फाइ लिख दो तो समझ जाना चीजें उल्टी करना है, डी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके जगह वाई, प्लस के जगह माइनस, डी डैश होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसके जगह एक्स हो गया, प्लस आपने आंसर किसके टर्म्स में लिखे हैं एक्स, तो जब भी वैल्यू रिपीट होंगी तो क्या मल्टीप्लाई होगा एक्स, 2 वैल्यू रिपीट हो रही, पहले वाले के साथ कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले के साथ एक्स आ गया, 5 2 ऑफ वाई माइनस, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, वेयर 5 1 and 5 2 are arbitrary functions, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2d -3 3d -5d डैश -7 का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 0, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे आप, हियर क्या दिया है मेरे को 2d -3 इंटू 3d -5d डैश -7 का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं, देखो इसका पावर 1 कांस्टेंट टर्म, पावर 1 कांस्टेंट दिया हुआ है, तब आपको डायरेक्टली इसका लिखना है सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या रहेगा z इक्वल टू सी एफ, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई की वैल्यू आ जाएंगी 0। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d डैश का कोएफिशिएंट है 0, पहले वाले में d डैश का कोएफिशिएंट है 0, तो आप चाह के भी आंसर को y के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा e लिखते पहले माइनस साइन डालते याद है, e लिखते माइनस साइन डालते, फिर क्या देखते कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है
-3 है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, उसके साथ क्या रखना पड़ेगा आपको x, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट देखो क्या है, तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा आंसर e टू द पावर 3x अपॉन 2 फाइव 1 ऑफ। अब बताइए क्या आएगा, 5 जैसी आ गया, चीजें चेंज हो जाती, 2 जैसा था वैसा, d है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहां तक। सेम चीज अब सेकेंड चीज के लिए करेंगे, प्लस यहाँ पे वैल्यू हो रही है स्क्वायर दिया, यानी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, फिर से सेम चीज e लिखते हैं, माइनस साइन डालते हैं, फिर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -7 है। मैं अगर x के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या देखूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो डिवीजन में आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा e टू द पावर 7x अपॉन 3। वैल्यू रिपीट हो रही तो अंदर दो फंक्शन है, तो पहला आ गया 5 2, सेम लॉजिक 3 जैसा था वैसा, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह आ गया y, माइनस के जगह आ गया प्लस, 5 जैसा था वैसा, d डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके जगह आ गया x आ गया। अब यहाँ पे आपने आंसर को किसके टर्म्स में लिखा है, x के टर्म में, वैल्यू दो बार लिख रहे तो इसके अंदर दो फंक्शन आना चाहिए, पहला फंक्शन आ गया, दूसरा फंक्शन आएगा x के साथ, 3 और 3y प्लस वेयर 5 1 5 2 5 3। आज ये सब क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शंस, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके लगभग पूरे टाइप के कंसेप्ट कवर हो जाएंगे एक ही। सॉल्व 3d -5 इंटू 7d डैश प्लस 2 इंटू d इंटू d डैश इंटू 2d प्लस 3d डैश प्लस 5 इंटू z इक्वल्स टू 0। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज दी है उसको लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है, 3d -5 7d डैश प्लस 2d d डैश 2d प्लस 3d डैश प्लस 5 इंटू z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, कैसे इक्वल रहेगा, z इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ CF से, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो PI की वैल्यू आ गई 0। अब सबसे पहले देखो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या बताया था मास्टर ने, पहले लिखना e, उसके साथ लिख देना माइनस साइन, फिर देखना कांस्टेंट टर्म क्या है -5 है, उसके साथ चिपका दिए x, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट देखो क्या है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ गया e टू द पावर 5x अपॉन 3, 5 1 ऑफ, जैसे ही 5 लिख दिए कंसेप्ट चेंज हो जाता, अब सब चीजें अपोजिट आएंगी, 3 जैसा था वैसा, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आ गया y, d डैश की टर्म है क्या नहीं, तो यहीं पे हो गया वो खत्म। पहला समझा, सच में समझा, जितों को नहीं समझा दूसरा देखो, प्लस फिर से सेम चीज, e का पावर लिखते माइनस साइन लिखते कांस्टेंट टर्म क्या है 2। अब यहां पे देखो आपकी d वाली टर्म है क्या नहीं, यानी d का कोएफिशिएंट 0 है, यानी आपको d डैश का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे d अवेलेबल है क्या नहीं, हम 0 से डिवाइड कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो हम d डैश देखेंगे, d डैश क्या होता है y, तो मैंने यहाँ पे लिखा y, तो मैं y का कोएफिशिएंट देखूंगा, यानी d डैश का कोएफिशिएंट क्या है 7। आ गया, कोई भी दिक्कत, तो अंदर क्या बनेगा 5 2 ऑफ 7 जैसा था वैसा, d डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। समझा पक्के में, तो याद रखना जब भी
डी का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो आप आंसर को शिफ्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ y, शिफ्ट करेंगे। सेम चीज अब तीसरे वाले में देखिए, प्लस यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डी है, जब भी डी आता है, डी क्या है, पाई 3, डी है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, आएगा डी डैश, डी डैश के वक्त क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह आ जाएगा x। समझ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब e का पावर 0, e का पावर 0 होता है 1, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद बचा है यहाँ पे लास्ट वाला, तो आएंगे लास्ट वाले पे, e टू द पावर, माइनस साइन डालते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, यहाँ पे d का कोएफिशिएंट 0 है क्या, नहीं, तो मैं डाल देता हूँ x, x क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d उसका कोएफिशिएंट 2, आ गया 2, 5 और सेम चीज 2 जैसा था वैसा, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह y, प्लस के जगह -3 जैसा था वैसा d डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके जगह आ गया x, वेयर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो ये रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। चलिए, तो उम्मीद है अब आपको कोई भी बोलेगा कि CF निकालो आपके रिपीटेड वाले फैक्टर्स का, रेड्यूसेबल का, चाहे रिपीटेड हो चाहे नॉन रिपीटेड हो, आपको निकालना आ जाएगा। अब हम आते हैं इररेड्यूसेबल पे। CF of irreducible linear partial differential equation with constant coefficients। सेम टाइप की इक्वेशन है, f ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। याद रखना, जब भी ये रेड्यूसेबल ना हो तो आपको यूज करना पड़ता है एक ट्रायल सॉल्यूशन। क्या यूज करना पड़ता है, ट्रायल सॉल्यूशन। तो इस केस में हमेशा CF की वैल्यू आती है समेशन ऑफ ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, जहां पे ए एच के ये तीनों के तीनों क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। और आप ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेंगे, ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। क्या लेंगे ट्रायल सॉल्यूशन, ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। याद रहेगा पक्के में, ये चीज याद रखना आपको जरूरी है। ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेना है, ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। याद कर लो क्या लेना है ट्रायल सॉल्यूशन, ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। याद रखेंगे, ये रहेगा आपके लिए आपका ट्रायल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है सॉल्व डी माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज दी हुई है आप उसको लिखेंगे। तो हियर क्या दिया हुआ मेरे को, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 0। मैं इसका कोई भी लीनियर फैक्टर बना सकता है क्या, नहीं। देखो डी का पावर 1 है लेकिन डी डैश का पावर 2 है, और मेरे को a माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो मैं इसके कोई फैक्टर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। तो मैं लूंगा ट्रायल सॉल्यूशन। तो आप लेंगे लेट द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ CF ऑफ 1b। क्या ले लेंगे हम उसको, z इक्वल टू a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई।
क्या ले लेंगे, z इक्वल टू a ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करूँ तो पहले d जाके मल्टीप्लाई होगा z से, तो मेरे को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ z निकालना है, तो इसके बाद माइनस साइन जैसा था वैसा, फिर d1 डैश का स्क्वायर और ये z जाके होगा मल्टीप्लाई, तो आएगा z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे को पहली चीज क्या लग रही है, डेरिवेटिव ऑफ z, d क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं, d ऑफ z यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, लेकिन x के जगह क्या है, hx प्लस ky, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, h कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, h का डेरिवेटिव 1, k और y दोनों कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो क्या है, dz की वैल्यू a h e टू द पावर hx प्लस ky। समझा पक्के में, dz का मतलब होता है d अपॉन dx ऑफ z, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a e टू द पावर hx प्लस ky। a कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो e टू द पावर hx प्लस ky, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x आ गया, e टू द पावर hx प्लस ky, लेकिन x की जगह क्या है, e टू द पावर hx प्लस ky, तो उनका पार्शियल डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा hx प्लस ky का। तो h कांस्टेंट है, आगे डेरिवेटिव के बाद h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ky पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो क्या बचा इसका डेरिवेटिव h इंटू 1, तो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई h से। समझा पक्के में, अरे समझ रहा है। नेक्स्ट क्या लगेगा हमको, सेकेंड डेरिवेटिव d डैश स्क्वायर ऑफ z भी लगेगा हमको, लगेगा, वो भी निकाल लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब पहले एक बार डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक बार डेरिवेटिव लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, a e टू द पावर hx प्लस ky रहेगा, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y, लेकिन y की जगह क्या है, ky, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, ky का डेरिवेटिव k, क्योंकि hx वाली टर्म कांस्टेंट रहेंगी तो उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। ये हो गया पहला डेरिवेटिव। फिर से इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो a और k दोनों कांस्टेंट आ गए डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y, लेकिन y की जगह क्या है, hx प्लस ky, hx कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस ky, k कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो k इंटू 1 क्या बचेगा, k इंटू क्या आ जाएगा, a k स्क्वायर e टू द पावर hx प्लस k आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, तब आप इनको कर लो कंसीडर। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4 बताओ क्या मिलेगा। ये इसको जैसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ z, डेरिवेटिव ऑफ z की वैल्यू क्या है, ah e टू द पावर hx प्लस ky, कौन सा साइन है, माइनस। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ z क्या है वैल्यू, a k स्क्वायर e टू द पावर hx प्लस ky इक्वल्स टू 0 आएगा। अब बताइए, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, a को निकाल लो कॉमन, यहाँ पे e टू द पावर hx प्लस ky, यहाँ पे भी e टू द पावर hx प्लस ky है, इसको भी निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, h बचा, माइनस यहाँ से क्या बचा, k स्क्वायर बचा, इक्वल्स टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 हो सकता क्या, नहीं हो सकता। a तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ये 0 हो नहीं हो उससे कोई फर्क है क्या मेरे को, नहीं, सिर्फ ये वाली वैल्यू है जो 0 है तो मेरे को फर्क पड़ रहा है, तो मैं लिखूंगा और h माइनस के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी 0। याद रखना आपको यहाँ पे h और k के बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ता है। a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, तो इसको मैं 0 लूंगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं 0 ले लूंगा तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 है। z इक्वल टू a e टू द पावर hx प्लस ky। अब मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ कि मैं a को 0 लेके पूरा आंसर z इक्वल टू 0 ही बना लूंगा, है ना। तो ये चीज समझ में आई, तो आपकी a भी 0 नहीं होगा, e टू द पावर hx प्लस ky भी 0 नहीं होगा, तो क्या 0 हो रहा होगा, h माइनस के स्क्वायर 0 हो रहा हूँ, मतलब यहाँ पे माइनस के स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तब आप लिख देंगे आपका फाइनल आंसर।
तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा, z सिर्फ और सिर्फ इक्वल आएगा सी एफ से। याद है सी एफ कैसे निकलने को बताया था, सबसे पहले आप डालोगे समेशन का सिंबल, फिर क्या लिखते ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, लेकिन हमारा जो h है वो कैसे इक्वल है, के स्क्वायर से। तो मैं h की जगह क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर जो रिलेशन आई h इक्वल टू के स्क्वायर, यही लिखो डायरेक्ट, काय के लिए ज्यादा का मेहनत करना। अब यहाँ पे आपने इक्वेशन को किस किस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, ए और के टर्म्स में, तो बता दो वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेयर ए एंड के आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में, इजी है, जिनको नहीं समझो टेंशन लेंगे क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व डी माइनस टू डी डैश माइनस वन इंटू डी माइनस टू डी डैश का स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मेरे को, डी माइनस टू डी डैश माइनस वन डी माइनस टू डी डैश का स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ऐसा। अब आप देखिए जो पहली वाली टर्म पावर वन कांस्टेंट, ये कौन सा फैक्टर हो गया हमारा, लीनियर वाला हो गया। पावर वन पावर टू कांस्टेंट, ये कौन सा वाला हो गया हमारा, नॉन लीनियर वाला हो गया, नॉन रेड्यूसिबल वाला। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, तो पहले हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे CF करस्पॉन्डिंग टू पहला वाला फैक्टर जो है d माइनस टू डी डैश माइनस वन इंटू जेड इस क्या आएगा, CF की वैल्यू यहाँ पे पहला आता है e टू द पावर, माइनस साइन डालते फिर क्या लिखते कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस वन, उसके साथ चिपकाते x, तो आप देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट क्या है वन, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा e टू द पावर x आएगा। फिर आप लिखते फाइव वन ऑफ लिखते, फिर आप क्या देखते d है, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका उल्टा y, माइनस का उल्टा प्लस डू टी डैश क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसका उल्टा x आएगा, वेयर फाइव वन इज आर्बिट्ररी फंक्शन। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा। सेम चीज अब आप लेंगे आपके दूसरे फैक्टर के लिए, तो CF के लिए आपको अब ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा ना, तो आप लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू क्या लेते हैं, a e टू द पावर hx प्लस ky बी द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ CF करस्पॉन्डिंग टू कौन सा फैक्टर, d माइनस टू डी डैश का स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो, इसको ले लो इक्वेशन ए। ले लिया यहां तक, इसका करस्पॉन्डिंग आपने इसको ले लिया, तो यहां पे देखो मेरे को क्या लग रहा है, डेरिवेटिव लगेगा z का, तो चलिए डेरिवेटिव लगा लेते हैं z का। z पे डेरिवेटिव लगाना है, d मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, लेकिन x की जगह क्या है hx प्लस ky, तो यहाँ पे h का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, hx का डेरिवेटिव h आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको तो इक्वेशन नंबर बी आया।
तो इक्वेशन नंबर 2 आएगा। तो बताइए फिर क्या निकालेंगे, हमको चाहिए डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड भी चाहिए, तो डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड चाहिए। तो पहले बार जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव ई टू द पावर वाई, लेकिन वाई की जगह क्या है एच एक्स प्लस के वाई, तो के कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1 हुआ। फिर सेकंड डेरिवेटिव जब लगाएंगे a के कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y, सेम आई वैल्यू, लेकिन y की जगह क्या है एच एक्स प्लस के वाई, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एच एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस के कांस्टेंट है बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो क्या आएगा इनटू के इनटू के क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया। तो आपको CF मिल गया, यहां से भी मिल गया, क्या मिला CF। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना हमको, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी वैल्यू लग रही है यहाँ पे, हमने इक्वेशन लिया है A B C एंड 2 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ z, क्या है डेरिवेटिव ऑफ z की वैल्यू AH e टू द पावर HX प्लस आया, फिर उसके बाद है माइनस 2, तो आ गया माइनस 2। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी डैश ऑफ स्क्वायर है, तो डी डैश का स्क्वायर क्या निकाला आपने a के स्क्वायर e टू द पावर HX प्लस के, उसके बाद क्या है -1 इंटू जेड, यानी आएगा माइनस जेड, जेड की वैल्यू क्या है a e टू द पावर HX प्लस के वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे को 0 दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से निकाल लिया a को बाहर, यहाँ पे भी e टू द पावर एच एक्स के वाई एच एक्स के वाई एच एक्स के वाई आ गया, e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई आ गया बाहर। तो पहले वाले टर्म से क्या बच रहा है, यहाँ पे h बच रहा है, माइनस दूसरे वाले टर्म से क्या बच रहा है 2 के स्क्वायर बच रहा है, यहाँ से a e टू द पावर एच एक्स सब बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा माइनस इक्वल टू 0। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, पूरा अगर a 0 ले तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होता है क्या, नहीं होता, वैसे भी अगर e के पावर को अगर 0 लेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, मतलब इनमें से क्या 0 हो सकता है h माइनस 2 के स्क्वायर माइनस, ये हो सकता है 0। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा h माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना हमने, आएगा h माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकता है क्या, निकाल सकता है, यहाँ पे माइनस 2 के स्क्वायर इधर गया तो प्लस 2 के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 आ गया, तो आपको CF मिल गया, देयरफॉर CF करस्पॉन्डिंग टू कौन सा फैक्टर था हमारा, फैक्टर d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0 इज क्या आ जाएगा, सबसे पहले आता है समेशन का साइन a e टू द पावर h x, h की वैल्यू क्या है 2 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के वाई, तो आ गया के वाई वेयर a एंड k, वेयर a एंड के, क्योंकि यहाँ पे a और k बचा है, तो वेयर a एंड k आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो आपका देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा, z इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ CF से। तो पहले वाले फैक्टर का CF आपने निकाला, क्या है पहले वाले फैक्टर का CF, ये है, प्लस दूसरे वाले फैक्टर का CF ये है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। समझे पक्के में, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है यहां तक, पक्के में समझ रहा है।
नेक्स्ट देखो, सॉल्व डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर जेड। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया है आपको, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर जेड। हम पूरे जेड वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0 आएगा। इस सब में डेरिवेटिव लग रहा है जेड में, तो जेड को निकाल लो बाहर। डेल अपॉन डेल एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस डेल अपॉन डेल वाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से, उसका क्या है स्क्वायर, माइनस अगर यहाँ से जेड को बाहर निकाल तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आएगा। फिर से ट्रायल सोल्यूशन ले लेंगे, तो आप लेंगे लेट द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1b, क्योंकि ये आपको मालूम ना इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कैसे इक्वल आता है CF से। लेकिन अगर अपना क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो आपको मेंशन करना जरूरी है, लेट द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ CF ऑफ 1b ऐसा करके, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग, z इक्वल टू a e टू द पावर hx प्लस b, सॉरी hx प्लस ky आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझे यहां तक पक्के में सबको। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें लग रही है, सेकेंड डेरिवेटिव लग रहा है ऑफ जेड, तो आ जाएगा डी स्क्वायर ऑफ जेड। अब तो ये निकालना आ गया, ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई जैसा था वैसा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, फिर एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है यहाँ पे एच, एक बार डेरिवेटिव लगा तो एक बार, दो बार डेरिवेटिव लगा तो दो बार आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y की जगह क्या है hx प्लस ky, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, ky का डेरिवेटिव k, पहला बार डेरिवेटिव हो गया, फिर एक और बार डेरिवेटिव लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, तो a के कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y की जगह क्या है ky, तो फिर से ky का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, ky का डेरिवेटिव k, तो k इंटू k क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, क्या है वैल्यू a एच स्क्वायर e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, उसका क्या है a के स्क्वायर e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई आएगा। उसके बाद माइनस एन स्क्वायर जेड, जेड की वैल्यू क्या है ए e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, a निकल गया बाहर, e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, यहाँ पे भी a निकल गया बाहर इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले से क्या बचा एस स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले से क्या बचा के स्क्वायर, और तीसरे वाले में माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको 4 पे दिए, यहाँ पे आपका ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता, ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू 0 होगा ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या आएगा 0। यहाँ से आप h या k दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते, क्या नहीं निकाल सकते, तो आप लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर, इधर गया तो प्लस एन स्क्वायर लिखेंगे, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, लिख दिए। यहाँ पे आप h या k की वैल्यू एक दूसरे के टर्म में निकाल पाए, क्या नहीं निकाल पाए, लेकिन आपने इनके बीच का रिलेशन निकाल लिया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा z इक्वल्स टू सी एफ, सी एफ कैसे लिखते हैं समेशन ऑफ a
ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। लिखेंगे ऐसा क्योंकि आप h और k दोनों की वैल्यू निकाल पाए क्या? नहीं निकाल पाए। तो वेयर a h and k आर आर्बिट्ररी वैल्यूज है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, एंड इनके बीच का रिलेशन हमने निकाला है ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप ये लिखने के बजाय लिख सकते हैं एंड रिलेशन बिटवीन h and k is given by इक्वेशन 4। ये नहीं लिखना, आप ऐसा लिख देना रिलेशन बिटवीन h and k is given by इक्वेशन 4। और अगर ये मेंशन कर दे तो ये लिखने की जरूरत नहीं। समझा पक्के में? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अभी जैसे हमारे यहाँ पे इसको और अच्छे से उसने लिख के दिया है कि हमने h के जगह अगर ले लिया n cos अल्फा एंड k के जगह ले लिया n sin अल्फा, तो देखो आप इसको सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है कि देयरफॉर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कैसे इक्वल मिलेगा n स्क्वायर। तो क्यों? क्योंकि इस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर। आप लेके अगर ये वाला आंसर लिखते हैं तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? देयरफॉर z की वैल्यू आएंगी CF इक्वल्स टू समेशन ऑफ a। सेम चीज e टू द पावर, पहले तो यहाँ पे भी n है, n को निकाल लेंगे कॉमन। cos अल्फा मल्टीप्लाई होगा x से, तो आएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा आएगा। वेयर a and alpha are arbitrary constants आएगा। कोई भी दिक्कत? समझा यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर दिया हुआ था और हमको मालूम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम इनको n से मल्टीप्लाई कर दे, यानी h को ले ले n cos अल्फा, y को ले ले n sin अल्फा, तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर कम कर सकते हैं करके उसने इस फॉर्म में आंसर को लिखा है। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इजी है, समझ रहा है? तो उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आया होगा। अगर यहीं पे ऐसे दो टॉपिक, दो वैल्यू एक साथ दिए हुए तो वो भी सॉल्व करना आ जाएगा हमको। हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। इसको a1 ले लेंगे, इसको h1 k1, फिर जो दूसरा फैक्टर आएगा उसको a2 h2 k2 ऐसा लेके सॉल्व करेंगे, बट कंसेप्ट हमारे रहेंगे सेम। ठीक है, याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमको इसका पीआई वाला पार्ट निकालना है उसके फॉर्मूले लिखा था, वो फॉर्मूले कल पढ़ के आना। कल हम ये वाले टॉपिक को कर देंगे कंप्लीट, है ना? हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि हम ये वाले टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा हमको। सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया 2011 में, उसके बाद से कभी आया नहीं। ये तो आगे वाले टॉपिक में हमको थोड़ा सा काम देगा करके, हमको इसका नॉलेज होना जरूरी है। चलिए, अब आपको अगर पीआई निकालना है तो पीआई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा वो भी लिख लो। केस 1, पहला केस, व्हेन एफ ऑफ एक्स कमा वाई, आपको इस फॉर्म में दिया हो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, एंड एफ ऑफ ए कमा बी 0 ना हो, तो आप पी आई कैसे लिखेंगे? पी आई 1 अपॉन एफ डी डी डैश ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन एफ ऑफ ए कमा बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ऐसा पढ़े थे हम लोगों ने कि जहां जहां पे डी है उसके जगह डाल देंगे ए, जहां जहां पे डी डैश है उसके जगह डाल देंगे बी। बस शर्त क्या है? एफ ऑफ ए बी, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा पक्के में सबको? केस 2, सेकेंड केस, व्हेन एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, या तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। याद है साइन और कॉस में क्या करते? डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ बी स्क्वायर। जो हमने पहले पढ़े थे वैसे वाले लॉजिक लगाना है यहाँ पे।
तो क्या मिलेगा आपको? इस केस में आप करते हैं पुट डी स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के जगह माइनस बी स्क्वायर। बस क्या याद रखना, आप डी डी डैश के जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस ए बी। याद रखना यहाँ पे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो आप ये वाली मेथड नहीं लगाएंगे। याद रहेगा पक्के में? सच में याद रहेगा। डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के जगह माइनस बी स्क्वायर, डी डी डैश के जगह माइनस ए। थर्ड, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, अगर एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? आप फंक्शन को एक्सपोनेंशियल वाले जो अपना एक्सपांशन वाला फॉर्म था उस पे लेके आएंगे। एक्सपांशन वाला फॉर्म याद है? अगर आपको पी आई कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वन अपॉन एफ ऑफ डी कमा डी डैश एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन, तो हम क्या करते थे? या तो फंक्शन को डी अपॉन डी डैश के टर्म में बनाते थे, या तो डी डैश अपॉन डी के टर्म में बनाते थे। फिर हम ये इसको ऊपर लेके जाते थे, तो ये जो भी फंक्शन है उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर हम इस पे क्या लगाते थे? एक्सपांशन लगाते थे। एक्सपांशन लगाना तो आता है आप लोगों को। वो एक फॉर्मूला है, और लास्ट फॉर्मूला जो आपको लग सकता है यहाँ पे, इनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। व्हेन एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये बी e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में जब दिया हुआ हो, where v is a function of x and y, उस केस में आप पी आई कैसे निकालेंगे? जब आपको पी आई इस फॉर्म में दिया है, वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो आप ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को लेके आ जाएंगे फंक्शन के बाहर। तो अभी तक तो जो डी था वो बन जाएगा डी प्लस ए, जो डी डैश था वो बन जाएगा डी डैश प्लस बी, और अंदर ये किस पे लगेगा? वी पे लगेगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझा? याद रहेगा फॉर्मूला। तो सेम चीज अगर आपके पहले क्वेश्चन में जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आ जाए ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम फंक्शन में v की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो हम लिखते हैं 1 इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। फिर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को बाहर लाते हैं, अंदर बचता है 1। फिर हम 1 को लिखते हैं x का पावर 0 y का पावर 0। उस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो हम उसको भी देख लेंगे। उम्मीद है आपको अभी तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते ही रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।